जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई ला 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 ला। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा नागर एंड से वेलकम बैक टू मी टू, क्योंकि मैं भी काफ़ी महीनों बाद यूट्यूब पर लौटी हूँ। तो अगर आपने मेरा कंटेंट मिस किया है तो इस वीडियो को लाइक बटन देके मुझे बता दो, सो दैट नेक्स्ट टाइम ब्रेक लेने से पहले मैं ये लाइक्स देख लूँ। लाइक कर दिया? डन। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का शुभ आरंभ। मैं इस वीडियो में सिर्फ 3 ही टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ: LIC IPO, LIC IPO, LIC IPO। और मैं ये आपको कतई नहीं बताऊंगी कि LIC कितना बड़ा है। मैं नहीं बताऊंगी कि LIC पॉलिसी होल्डर्स की एक कंट्री बना दी जाए तो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंट्री होगी। मैं ये आपको कतई नहीं बताऊंगी कि LIC इंडिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। मैं आपको ये कतई नहीं बताऊंगी कि इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट की LIC ही है। इंडियाज लार्जेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज LIC। मैं ये आपको कतई नहीं बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से 1.5 गुना ज्यादा बड़ी है LIC। मतलब जितना फंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैंडल करती है, मैनेज करती है, उससे 1.5 गुना ज्यादा LIC मैनेज करती है। और मैं ये आपको कतई नहीं बताऊंगी कि LIC का IPO इंडिया का सबसे बड़ा IPO होने वाला है और LIC के IPO के बाद LIC इंडिया की 5th लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी आफ्टर रिलायंस, TCS, SDFC और इन्फोसिस। तो मैं ये सब तो आपको नहीं बताने वाली हूँ। तो मैं आपको क्या बताऊंगी? मैं बताऊंगी कि 5 रीजन क्यों आपको अप्लाई करना चाहिए LIC IPO में और 5 रीजन कि आपको अप्लाई क्यों नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट में मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगी, अपना ओपिनियन दूंगी, एंड देन यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद योर मनी। LIC में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी 100% ओनरशिप रखती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बजट चाहिए होता है इंडिया में खर्च करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, ट्रांसपोर्ट पर। तो बजट में जो 2022 का बजट आया था उसमें कुछ फिस्कल डेफिसिट थे, यानी कुछ फंड्स की कमी थी। तो वो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम LIC में अपना स्टेक बेच देंगे और जो फंड आएंगे उनका हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये IPO लेकर आ रही है। अब गवर्नमेंट का पहले प्लान था कि वो 10% अपने स्टेक बेचेगी और फंड्स रेज करेगी 1 लाख करोड़। और गवर्नमेंट का पहले प्लान था कि ये IPO आएगा मार्च 2022 में, लेकिन अब ये पोस्टपोन होकर मई में आ रहा है। और अब गवर्नमेंट 10% की बजाय 3.5% स्टेक ही बेच रही है अपनी और 22,000 करोड़ ही रेज कर रही है। तो ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि मार्च के आसपास यूक्रेन रशिया की वॉर की न्यूज़ आई, मार्केट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई, डिप आने शुरू हो गए मार्केट में। 2021 में सभी ने, IPO ने भी और स्टॉक मार्केट ने भी अच्छा रिटर्न दिया, तो इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव था। लेकिन 2022 स्टार्ट होते ही इन्वेस्टर्स थोड़े कॉन्शियस हो गए और दुनिया भर में सभी कंट्रीज में इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हाईएस्ट पे है अभी। तो सभी चीज़ों के मार्केट रेट बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट को कहीं और से बोरोइंग करनी भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है। इसीलिए गवर्नमेंट अब फोकस कर रही है कि ये IPO आ जाए और जितना ज़्यादा हो सके उतना पब्लिक इसको सब्सक्राइब करे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि LIC की IPO में हर कोई पार्टिसिपेट करे। LIC के 2 लाख एम्प्लॉयज़ है, तो गवर्नमेंट ने, ताकि वो लोग भी अप्लाई कर सके या उनमें भी थोड़ा मोटिवेशन जगे, तो उनको क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि जो हमारा इशू प्राइस का बैंड है उसमें से हम आपको 45 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देंगे। जैसे इशू प्राइस जो है वो अगर 949 रखा है गवर्नमेंट ने, हाईएस्ट वाला साइड, तो उसमें से 45 माइनस कर देंगे तो एम्प्लॉयज़ को उतने में पड़ेगा 1 शेयर। ऐसे ही क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स इतने ज़्यादा है, LIC के 30 करोड़ हैं, तो उनको भी मोटिवेट करने के लिए ताकि वो स्टॉक मार्केट में आए, LIC में इन्वेस्ट करे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए हम 10% तो कोटा अपना रिजर्व रखेंगे कि वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, उनको अलॉटमेंट दी जाएगी। और दूसरा, पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने LIC IPO का प्राइस बैंड रखा है 904 टू 949, तो 949 माइनस, अगर हम हाईएस्ट साइड भी ले कि हाईएस्ट साइड पे लिस्ट होगा, तो 949 माइनस 60, तो 60 रुपये सस्ते में पड़ेगा पॉलिसी होल्डर्स को और एम्प्लॉयज़ को। और बाकी सबको, रिटेलर्स के लिए भी 45 रुपीज़ का डिस्काउंट है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो 2 लाख से कम में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी IPO में, उनको भी 45 रुपीज़ कम में पड़ेगा। तो रिजर्वेशन कैसे है? पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% गवर्नमेंट ने रिजर्व किए हैं और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50% शेयर्स को रिजर्व किया है और जो हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनके लिए 5% और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा गवर्नमेंट ने रिजर्व रखा है।
और क्योंकि ये LIC का IPO है तो कुछ डिफरेंट तो होगा ही। जनरली हम एक पैन कार्ड से एक ही IPO अलॉटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि वो 30 करोड़ है तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो इन्वेस्ट ज़रूर करे, और जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी 2 लाख है तो गवर्नमेंट चाहती है वो भी पार्टिसिपेट करे, तो उनको भी इंपॉर्टेंस दी गई है इसमें। वो कैसे कि अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप 2 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि एक IPO अलॉटमेंट आप एज एन एम्प्लॉय कर सकते हो। अगर आप पॉलिसी होल्डर भी हो तो फिर एक IPO अलॉटमेंट आप एज अ पॉलिसी होल्डर वाली कैटेगरी में भी कर सकते हो, और रिटेल तो आप हो ही, तो रिटेल हो तो उसमें भी कर सकते हो। तो आप एक साथ 3 अलॉटमेंट कर सकते हो अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल हो, तो मतलब टोटल आप 6 लाख तक के भी अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी पॉलिसी जो है वो जॉइंट है किसी के साथ, यानी कि आप है और आपके हस्बैंड है, तो आप दोनों ही 2 लाख यानी 4 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हो। LIC के IPO में अप्लाई नहीं करने का पहला रीजन है इसका मार्केट शेयर कंटिन्यूसली कम हो रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। LIC एक 100% गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन है। इसकी शुरुआत हुई 1956 में, जब गवर्नमेंट ने 200+ लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट प्लेयर्स को मर्ज करके LIC बना दी। फिर LIC की मोनोपोली हो गई लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। फिर धीरे धीरे LIC म्यूचुअल फंड, एन्युटी, पेंशन स्कीम्स, इंटरनेशनल ब्रांचेस और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड करने लगी। लेकिन फिर 2000 में गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंट्री दे दी, और उसके बाद इसका मार्केट शेयर कम होता चला गया। 2014 में इसका मार्केट शेयर 75% था, और 2022 में इसका मार्केट शेयर फिर रह गया 64%, जो कि कंटिन्यूसली कम हो रहा है और प्राइवेट प्लेयर्स जल्दी से ग्रो कर रहे हैं। ग्रोथ रेट देखें तो पिछले 5 साल का बाकियों ने, इंडस्ट्री ने ग्रोथ रेट दिखाया है 18% का, लेकिन LIC ने सिर्फ 9% का ग्रोथ रेट दिखाया है। तो इसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि LIC एक तो गवर्नमेंट ओन्ड है, तो जनरली जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है उनका जो मोटिव है वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है, वेलफेयर होता है कि हर घर या हर किसी तक लाइफ इंश्योरेंस पहुंच सके, तो उनका ये टारगेट है, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डिजिटली बहुत ही कम प्रेजेंट है, और जो इनके कॉम्पिटिटर्स है वो डिजिटल प्रेजेंस का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अब ऑल ओवर इंडिया में 5G रोल आउट होने वाला है। जो नई जनरेशन है वो भी डिजिटल ही सारे प्रोडक्ट्स बाय करती है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट LIC का प्रीमियम काफ़ी हाई है। अगर आप कंपेयर करोगे तो मैंने कभी LIC प्रेफर नहीं किया, बिकॉज ऑफ द प्रीमियम काफ़ी हाई साइड रहता है, और उसका रीज़न ये है कि LIC ज़्यादातर कमीशन ऑलमोस्ट 30%, 35% तक जो भी प्रीमियम रहता है उसका अपने एजेंट्स को बांटती है, तो उसकी वजह से इसका प्रीमियम थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में अब कोई भी कभी भी लाइक एनी ईयर कुछ ऐसा पूरा फिनटेक कंपनी आ सकता है जो इस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकता है, फंडिंग रेज करके और कैश बर्न करके, अग्रेसिव मार्केटिंग करके कस्टमर्स को अक्वायर कर सकता है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में भी। तो LIC अभी टेक पे भी इतनी ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है। जनरली ऐसा ही होता है, जब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाता है किसी इंडस्ट्री में तो मार्केट शेयर धीरे धीरे गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन से चला जाता है। जैसे SBI के साथ हुआ कि HDFC और ICICI भी टॉप पर आ गए, और BSNL ऑलमोस्ट बंद ही हो गया, जियो, एयरटेल आ गए। ऐसे ही एयर इंडिया के साथ हुआ, इंडिगो और बाकी सारे प्राइवेट प्लेयर्स ने मार्केट शेयर धीरे धीरे बहुत सारा कैप्चर कर लिया। और इसके अलावा जो LIC के प्रोडक्ट है वो इतने इनोवेटिव नहीं है जितने बाकी कॉम्पिटिटर्स के हैं। वो जल्दी जल्दी इनोवेट करते हैं, जल्दी जल्दी फीचर्स ले आते हैं। लाइक एक अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट आया तो जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो बहुत जल्दी उसको कॉपी और अडेप्ट कर लेते हैं, जबकि LIC इतना फास्ट इन सब में नहीं है। दूसरा रीजन है स्लो ग्रोथ रेट। अगर हम ईयर ऑन ईयर प्रीमियम ग्रोथ रेट चेक करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये 12% था, फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये सिर्फ 6% था। और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये ग्रो करेगी 14 to 15% के CAGR रेट से इन अपकमिंग 4-5 ईयर्स, लेकिन LIC ग्रो कर रही है सिर्फ 8% के रेट से। और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है इंडिया में, क्योंकि हमारी पर कैपिटा GDP इनकम बढ़ रही है, हमारी कंजम्पशन इनकम बढ़ रही है, हमारी डिजिटल इकोनॉमी बूम कर रही है, 5G रोल आउट होने वाला है, अवेयरनेस अब लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा हो रही है, कोविड की वजह से अब ज़्यादा लोग अवेयर बन रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस है। और अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज से तो परसेंटेज ऑफ GDP प्रीमियम US में 9 है, और साउथ कोरिया में 5, UK में 2 और इंडिया में सिर्फ 1 ही है। तो इसीलिए फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन LIC क्या इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर पाएगी, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। क्योंकि LIC की चाहे टोटल इनकम हो या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम हो, इनकम यील्ड हो, ग्रो तो कर रही है, लेकिन वो बहुत ही स्लो रेट से ग्रो कर रही है। और यहाँ तक कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी LIC का एवरेज ही है। LIC का इनकम यील्ड फाइनेंशियल ईयर 2007 में था 8% के अराउंड, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020 में अब ये 7.4% रह गया है। तीसरा रीजन
रीज़न है LIC की डिजिटल प्रेजेंस अभी बहुत ही कम है और इस इंडस्ट्री में कोई भी एक ऐसा प्लेयर आ सकता है जो कि 100% डिजिटल जाकर कैश बर्न करके कस्टमर अक्वायर करे और इस इंडस्ट्री का मार्केट शेयर पूरा कैप्चर कर ले टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। LIC अभी टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्रेजेंस का फुल इस्तेमाल नहीं कर रही है। LIC का प्रीमियम रिन्यूअल 36% ही ऑनलाइन होता है जबकि अदर प्लेयर्स का 90% ऑनलाइन होता है। LIC की सेल्स 93% एजेंट्स के थ्रू आती है और उन एजेंट्स को ऑलमोस्ट 30 to 40% तो कमीशन ही पे करना पड़ता है, जबकि बजाज की सिर्फ 44% एजेंट के थ्रू आती है, SBI की 27%, ICICI की 24% ही एजेंट्स के थ्रू आती है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, सेल्स इंक्रीज की जा सकती है, अवेयरनेस फैलाई जा सकती है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट और भी कैप्चर किया जा सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, जिसे हम VNB कहते हैं कि नए बिजनेस से हमें कितना मार्जिन या प्रॉफिट आने वाला है, उसे अगर हम चेक करें फाइनेंशियल ईयर 2021 का LIC का सिर्फ 9% है, जबकि एवरेज या फिर बाकी का हम चेक करें तो 11 से 27% का है। HDFC का 26% है, मैक्स का 25% है और LIC का इसलिए कम है क्योंकि LIC के ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो इन्वेस्टमेंट वाले हैं, तो जिनका वो डिविडेंड या बोनस भी पे करते हैं, तो उनके पास फंड्स काफ़ी मार्जिन काफ़ी कम बच पाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि बाहर की कंट्री से इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इसकी लिमिट पहले 49% थी, लेकिन मार्च 2021 में ही ये 74% कर दी। इसका मतलब कि अब और भी ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है इस इंडस्ट्री में और कोई बड़ा प्लेयर आ सकता है और इस इंडस्ट्री को पूरी को डिसरप्ट कर सकता है। अगर मैं कहूँ कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो तो क्या आप कर दोगे, या मैं कहूँ कि मत करो तो क्या आप नहीं करोगे? अगर आप किसी की भी सुनकर इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं तो वो गलत है। खुद की रिसर्च करना जरूरी है। अब रिसर्च करने के लिए हमें इंट्रिंसिक वैल्यू, पी रेशियो, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। अब ये सब में टाइम भी जाता है और हमें बहुत सारे एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ टिकर टेप, और जहाँ मेरा टाइम भी बचता है और मुझे इजीली एक ही जगह पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि मुझे रिसर्च करना था लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में, तो मैं टिकर टेप पे गई, मैंने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो लिस्टेड है वो सर्च की, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, और वहाँ पर मुझे पूरा डिटेल मिल गया इन कंपनीज के बारे में, इनके प्रोज, इनके कॉन्स, इनकी समरी, पूरी कंपनी की फाइनेंशियल्स भी वहीं मिल गए और मुझे रिपोर्ट्स भी, रिसर्च रिपोर्ट्स भी वहीं मिल गई। तो ये सब चेक करके मैं आसानी से कॉन्फिडेंट हो पाई कि मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो ये है मेरा सीक्रेट कि कैसे मैं टेंशन फ्री इन्वेस्टिंग कर पाती हूँ। आप भी ये यूज़ कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके आज ही अपनी जर्नी स्टार्ट करो खुद इन्वेस्ट करने की। परसिस्टेंसी रेशो यानी कि कितना रिन्यूअल कराते हैं कस्टमर्स। LIC का 79%, SBI का 87%, HDFC का 91%, ICICI का 87%, मतलब इतने कस्टमर वापस आते हैं। तो LIC का इसमें कम है, LIC इसमें भी पीछे है कॉम्पिटिटर्स से। अब चेक करते हैं सॉल्वेंसी रेशो कि अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो उसके पास फंड्स होने चाहिए सबको रीपे करने का जितना जिसका अमाउंट है। तो IRDAI एक हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो सभी इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करती है, तो उसने कहा है कि 1.5x यानी 1.5 गुना ज्यादा आपके पास रिजर्व रहना चाहिए ताकि आप सबको रीपे कर सको। तो LIC का ये 1.7 के आसपास है, विच इज जस्ट बॉर्डर के आसपास। SBI का 2.15 है, HDFC का 2.01 है। तो LIC यहाँ पर भी बॉर्डर के आसपास ही रहता है, कैश रिजर्व में भी। नेगेटिव बहुत बात हो गई, अब पॉजिटिव बात कर लेते हैं LIC के IPO के बारे में। LIC का एजेंट नेटवर्क सबसे बड़ा है 15 लाख, और सिर्फ बड़ा ही नहीं है, प्रोडक्टिव भी सबसे ज्यादा है। एक एजेंट 15 पॉलिसीज बेचता है हर साल, जो कि हाईएस्ट है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। रूरल एरियाज में LIC का 70 to 80% मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट्स में, और LIC का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। 70+ बैंक्स के साथ टाई अप्स है, NBFC, ब्रोकर, सभी के साथ LIC का टाई अप है। LIC इंश्योरेंस बिजनेस में है जहां पर दो इनके सबसे बड़े रिसोर्सेज है, पहला इनका ट्रस्ट, दूसरा इनका कैपिटल इंटेंसिव होना। तो LIC पे ट्रस्ट सभी करते हैं क्योंकि इनके जो एजेंट्स हैं वो लोगों से पर्सनली कनेक्ट करते हैं, 2-3 मीटिंग करते हैं तब जाकर कुछ सेल करते हैं, और वो उनके या तो रिलेटिव होते हैं या फ्रेंड्स ही होते हैं, तो इसलिए ट्रस्ट काफी ज्यादा बैठ जाता है। और इनकी जो मिस सेलिंग है वो भी सबसे ज्यादा कम है, 2 है, जबकि HDFC की 18 है और SBI की 7.6 है। तो मिस सेलिंग भी सबसे कम होती है LIC में, इसलिए इस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट बैठा हुआ है। और क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है तो गवर्नमेंट भी इस पर गारंटी लेती है कि अगर ये बंद हो गई या बैंकरप्ट हो गई तो गवर्नमेंट गारंटी लेती है सब कुछ रिपे करने की, तो इसलिए भी सबसे ज्यादा ट्रस्ट इस पर बैठा हुआ है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज है तो इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ ऑडिटर्स होते हैं, जैसे कि CAG भी इसमें ऑडिट करते हैं जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑडिटर्स होते हैं। तो ट्रस्ट बैठा हुआ है इन्हीं सब रीजन की वजह से LIC पर, और जब ये लिस्ट हो जाएगी तो और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। दूसरा इनका रिसोर्स है, जो कैपिटल है या पावर है, वो है कि ये कैपिटल इंटेंसिव है, और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में कैपिटल इंटेंसिव होना बहुत ज़रूरी है। और LIC तो इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, 5% इक्विटी ओन करता है, जितने भी शेयर्स लिस्टेड है 5% LIC ओन करता है, तो कैपिटल इंटेंसिव तो LIC है। इसके अलावा जो
वैल्यूएशन LIC अपने IPO से मांग रहा है वो भी फेयर है। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में हम देखते हैं एम्बेडेड वैल्यू, कि जितना भी उनके पास अभी बिजनेस है इससे आज और आने वाले कल में फ्यूचर में कितनी अर्निंग होगी इसी बिजनेस से, तो इसे कहते हैं बाजार भाव, एम्बेडेड वैल्यू। तो ये सबसे जितना भी है मतलब सबसे कम इनका है। कैसे कि इन्होंने अपने आप को कम आंका है। एवरेज 3.4 टाइम्स लोग इसको आंक रहे हैं, मतलब मार्केट कैप अपना 3.4 टाइम्स रख रहे हैं। जैसे LIC का सिर्फ 1.1 टाइम्स है, तो SBI का 3.7 है, HDFC का 3.9 है, ICICI का 2.4 टाइम्स है। तो ये अपनी वैल्यूएशन फेयर रख रहे हैं, कम रख रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लग रहा है। और LIC की ज़रूरत है थोड़ा सा डिजिटल अडॉप्ट करने की और अवेयरनेस फैलाने की और टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की और अग्रेसिव होने के लिए, जस्ट लाइक जो ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स है। तो फिर LIC अपना जो मार्केट शेयर खो रहा है शायद वो ना खोए। इंडिया के सबसे बड़े जो IPOs रहे हैं, टॉप 10 सबसे बड़े IPOs, रिलायंस पावर, पेटीएम या कोल इंडिया, तो इनका परफॉर्मेंस देखे तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। मतलब जो उनका IPO का प्राइस था वहाँ तक भी ये वापस नहीं पहुँचे हैं, डिस्काउंट पर ही है। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है सबसे बड़े IPOs का। और LIC IPO का बज़ बना हुआ है और जो अनऑथराइज्ड मार्केट में ट्रेडिंग होती है वहाँ पर भी इसका प्रीमियम अभी 90 के आसपास चल रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। मतलब कि जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर का उससे लोग 90 रुपये फालतू देने के लिए रेडी है। क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपये का डिस्काउंट भी मिलता है, रिटेल वालों को भी 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है अप्लाई करना। बट क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है, तो जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन क्या माहौल रहेगा, वॉर का कह लो या फिर किसी और फैक्टर की वजह से, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। क्योंकि मार्केट में भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। ऑल्दो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया है हमारी मार्केट को, लाइक थामा हुआ है, बट स्टिल बहुत डिपेंड करती है कि मार्केट सिचुएशन कैसी है, वैसे ही लिस्टिंग होगी। बज़ बना हुआ है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ठीक है। और बट लॉन्ग टर्म में क्योंकि इसका जो मार्केट शेयर है वो कम होता जा रहा है, तो मैं इसको प्रेफर नहीं कर रही हूँ फॉर 10 ईयर्स और 5 ईयर्स। बट येस, क्योंकि अभी लाइफ इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया में। और जैसे SBI ने थोड़ा कम बैक करने की कोशिश की है, या फिर SBI भी टॉप 3 में आता है अभी बैंक्स में, HDFC भी है, ICICI भी है, तो सेम LIC भी काफ़ी टाइम तक रहने वाला है टॉप पर अब। तो फिर मैं 2-3 ईयर्स के लिए इसको पिक कर सकती हूँ। और लिस्टिंग गेन के लिए भी 10-20%, बट उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। बाकी आप अपनी रिसर्च खुद कीजिएगा। रिस्की इसलिए है क्योंकि मार्केट में ना वॉलेटिलिटी बनी हुई है, तो अभी कुछ भरोसा नहीं है मार्केट कहाँ जाए, तो आप थोड़ा नज़र रखिएगा। एंड लेट्स सी, ये था मेरा रिव्यू LIC IPO पर। टिकट टेप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आज ही अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवाइए और टिकट टेप पर रिसर्च भी स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर पसंद आई है तो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।